अस्सलाम वालेकुम, खबर हार में खुशामदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे अपने सेगमेंट फ़िल्म, किताब और लोग से मिलती जुलती एक चीज़ के साथ। हमने डमी म्यूज़ियम से चंद फ़िल्मी किरदारों को बुला रखा है। सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं एक मशहूर फ़िल्म डॉक्टर स्ट्रेंज के मेन कैरेक्टर के साथ। I cannot hold them more. I need reinforcement. इसका रैशनल क्या है, हमने आज डॉक्टर स्ट्रेंज को क्यों जहमत दी और साथ ये जमे गफ़ीर क्यों इकट्ठा किया है, इसकी एक वजह है, उसकी तरफ हम आते हैं। साथ ही हम बता दें आपको कि हमारे साथ एक मकामी डायरेक्टर मौजूद हैं जो गालिबन 70 साल से, कितने सालों से काम कर रहे हैं जी? बिल्कुल 50 पहले उठ के एटम करो जिवें उन्होंने की थी। एंड तुसी पूछ काट के बखा दो जो उठ के। क्या करके? पूछ काट के बखा दो। बेटे बकवास ना करो, मेरे काम में दखल दे रहे हैं। ये आपका असिस्टेंट है? असिस्टेंट तो क्यों साथ रखते हैं इसको? लेकिन मेरा साला भी है। ओहो की साला होना बुरी बात है। अच्छा जी, आप कौन है? अस्सलाम सर, तैमूर सिद्दीकी मेरा नाम है। अच्छा जी, ये तैमूर सिद्दीकी साहब एक इंतहाई संजीदा मॉडर्न फिल्म प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं और राइटर भी हैं। अदाकारी करता हूँ सर, राइटर नहीं। और आप पीछे बैठे बड़े सोबर डिसेंट आदमी। सलाम साहब। नवाजुद्दीन साहब मैं बहुत गरीब है साहब, बहुत मुश्किल से आया। आप डमी म्यूजियम से आए नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं और प्रोड्यूसर साहब आई प्रोटेस्ट कि इन्हें फ्रंट पे बैठा होना चाहिए था। आप एक काम करें, आप उठें। इस तरह ना करो, उठे प्लीज। विदेशी एक्टर है, आप उठे ना जरा। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपसे सवाल ज्यादा करूंगा। वादा? हाँ जी वादा। आप पीछे जाइए, आप आगे आइए। डॉक्टर साहब आगे गल यार मैंने ये दादी बड़ी पसंद आई है, वादा ही नहीं कर लिया। पता कि बंदे में मेहमान नवाज होना चाहिए है। जी जी, वेरी गुड, वेरी गुड जी। अच्छा जी, डॉक्टर स्ट्रेंज को हमने इसलिए दावत दी है कि ये कैरेक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज पर बनने वाली दूसरी फिल्म, जिसकी हालिया रिलीज ने लातादाद पाकिस्तानी फिल्मों को वापस डब्बे में भेज दिया है जी। इस ईद पर एक डिजास्टर की तरह ये नाजिल हुआ और हमारी लातादाद अच्छी फिल्में, बाकायदा अच्छी फिल्में थी, वो इसके सामने नहीं ठहर सकी। तो पाकिस्तानी फिल्म्स के साथ इसको लगाना फेयर था? देखें, कंपटीशन जब होता है ना तो उस वक्त ये नहीं कहते कि ये फेयर नहीं है, ये देखें वर्ल्ड क्लास है, हम लोअर क्लास हैं। व्हाई वुड पीपल कम एंड सी यू? आप अगर लोअर क्लास है, आप अपनी टाइमिंग ठीक करें। वो कैसे सर? आपने कहाँ पढ़ा है कि जी सिर्फ ईद पे फिल्म रिलीज होती है? ये ईदों को इस काम के लिए इस्तेमाल करना छोड़ दें। ये पुराने वक्त थे जब सोसाइटी इतनी एफ्लुएंट नहीं थी। जी। सोसाइटी की वो क्लास जो फिल्म बीन है बाकायदा एफ्लुएंट हो चुकी है, उसको आप 5000 का टिकट भी देंगे ना, फिल्म अच्छी दें, वो देखने जाएंगे। बिल्कुल सही। इसलिए ये मैटर नहीं करता कि ईद पे पैसे जरा ज्यादा होते हैं। वो उस वक्त होता था जब आम आदमी ने, उस आम आदमी को तो आपने फिल्म से इस कदर दूर कर दिया है कि अगर आप इससे भी सस्ता टिकट कर देंगे वो नहीं आ सकता। इसलिए नहीं कि उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास जिगरा नहीं है। वो सोचता है कि अगर मैं ये टिकट खरीदूंगा तो परसों फलां 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 मेरी मोटरसाइकिल की पिछली बत्ती टूटी हुई है, 3 चालान हो चुके हैं, मैं वो कैसे डलवाऊंगा? सर ये जो फिल्म है इसने सिर्फ पाकिस्तान में अपना रिकॉर्ड बनाया या दूसरी कंट्री में भी? ये एक अच्छी फिल्म है, प्रोडक्शन अच्छी हो ना तो पाकिस्तान में क्या। हाँ, मैं ये भी एग्री नहीं करता फुली कि जी फिल्म चूंकि बहुत अच्छी थी इसने पाकिस्तानी फिल्मों को सर ही नहीं उठाने दिया। भाई ये कितनी को अच्छी फिल्म थी, कितनी को अच्छी फिल्म थी। टाइटैनिक से बड़ी फिल्म थी? नहीं। तो टाइटैनिक को घर भेज दिया था किस फिल्म ने? चूड़ियां। फिर और सर इसने भी 3 दिन का टाइम दिया है इनको, ये चौथे दिन लगी है फिल्म। अगर इस फिल्म के मुकाबले में एक भी चूड़ियां होती, एक भी आईना होती, एक भी मौला जट होती, फिर मैं इसको मुकाबले का जोड़ कहता। भाजी साडी फिल्म लगी नहीं हैगी डॉक्टर साहब दी, लाउंदे हां डॉक्टर स्ट्रेंज नजर नहीं सी आउणी। डॉक्टर स्ट्रेंज? डॉक्टर स्ट्रेंज नाम है, अकल के अंधे। जो मोस्ट रीजनेबल आदमी फिल्म के हवाले से यहाँ बैठा है जी। हम उससे पूछते हैं, क्यों जनाब ये जो फिल्में रिलीज हुई हैं जी सर, ये मोस्टली आप क्या रेट करते हैं इन्हें? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फिल्में उस लेवल की नहीं थी, अच्छी थी, लेकिन इस फिल्म का मुकाबला कर सके उस लेवल की कोई भी नहीं थी। हर एक का इंटरेस्ट नहीं होता फिक्शनल मूवीज में। सुभान अल्लाह, इधर भी चांद चढ़े ने। लेकिन डॉक्टर साहब बात यह है कि छुट्टी है, ईद का दिन है, तो बच्चे जिद करते हैं, उनको ऐसी फिल्में अच्छी लगती हैं, रिलेट कर लेते हैं। रिलेट कर लेते हैं, बिल्कुल सर ऐसा ही। देखिए जी, सुपर हीरोज जी एक मौजू है जो एक तवील अरसे से ये कॉमिक फिक्शंस में
एक लामुतनाही सिलसिला है और बड़े पॉपुलर कैरेक्टर्स हैं। सुपरमैन, जी सर, बैटमैन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, ये एक से एक बढ़ के। सर बड़े भी उसी तरह देखते हैं? तो बड़े भी देख, लेकिन बड़े बाज़ औक़ात पता है क्या मैंने देखा है, हमारी एक अजीज़ा है, वो नाक मुंह चढ़ाया करती थी सुशी का नाम सुन के। चंद दिन पहले मैंने देखा वो बड़े तमाम से सुशी खा रही थी कि ये इनकलाब कैसे होगी। तो इनके साथ जाके ना बच्चों के साथ, मुझे भी आदत होगी तो बच्चों के साथ जब आप बारहा जाएंगे सुपरमैन देख देख के, और सच पूछें तो वो सिर्फ उसमें प्रोडक्शन वैल्यू ही नहीं होती, VFX ही नहीं होते, परफॉर्मेंस भी होती है। जॉर्ज क्लूनी भी आपको नजर आता है वहाँ। जी। मतलब बहुत अच्छी मूवीज बनी होती हैं आजकल की पाकिस्तानी, लेकिन वो ऐसे लगता है आप एक ड्रामा देख रहे हैं ऑन अ बिगर स्क्रीन। अफसोस की बात है ना, लोग ड्रामे से तंग आए हुए हैं। ड्रामे के अंदर तगय्युरात की जरूरत है, एवोल्यूशन की जरूरत है। ड्रामा इवॉल्व हो रहा है उधर, लेकिन आपने उसका एक फिल्मी वर्जन जी वो उठा के इधर रख दिया। ये सब्जेक्ट्स नहीं, हमारी फिल्म का सब्जेक्ट वो हरगिज नहीं होने चाहिए जो ड्रामे के थे। सब्जेक्ट्स अच्छे लाओ, चेंज करो जी, और लोगों का टेस्ट भी देखो। आज के दौर में मतलब मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है मैं सस्पेंस थ्रिलर बनाऊं, मैं एक्शन बनाऊं। पहली बात तो ये कि मैं उस जैसा एक्शन बना ही नहीं सकता जिस तरह हॉलीवुड में बनता है। इवन इंडियन एक्शन भी बहुत माठा है। ये अब आकर साउथ ने VFX का सहारा लेकर अपने एक्शन को जरा एट पार कर दिया जी। वरना हमारे यहाँ तो मुक्के की आवाज आज भी वो है जो करूने उला के वक्त होती थी। आचुम, आचुम, आचुम। ये सुधीर साहब का मुक्का भी वही है और हुमायूं सईद साहब का मुक्का भी वही है। आपको अभी बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा आपको किस बात पे? मूवी में। हाँ वाकई टाइम लगेगा। आप यकीन करें OTT मैं कर रहा है। OTT इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का डस्टबिन बनता जा रहा है। और अभी हाल ही में आपने भी एक फिल्म की है हीरोपंती 2, चौथा शो नहीं चली वो फिल्म, तो बात आपने बिल्कुल नहीं करनी मेरे भाई। आपकी मर के एक फिल्म है जिसकी मैंने तारीफ भी की थी, उसमें आपकी परफॉर्मेंस थी वैसी जैसी पहले दिन मैंने आपको छोड़ा था। आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर से आगे एक कदम नहीं उठाया। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा सर कि प्लीज ये ईद पे रिलीज करना, इससे दूर हो जाएं। हमारी फिल्म्स किसी से कम नहीं है, चलेंगी, बस आप वीकली रिलीज किया करें। एक फिल्म बन जाती है उसको रख देते हैं संभाल के, पूरे साल का वेट किया जाता है कि अब रिलीज करेंगे। प्लीज ना करें यार, कम से कम हमें सर एक साल में सर हमें 150 से 200 फिल्में बनानी पड़ेंगी, फिर जाके हम थोड़ा सा मुकाबला कर सकते हैं। I would not agree with him. अच्छा जी, व्हाट डू यू से? मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा भीरा? ऐसे ना प्या भेड़ मेरी असले तुम्हारे मुल्क जो 146 स्क्रीन्स हैं, हाँ जी, इतना सा सर्किट है, इतने बड़े पैसे मंगते हुए तुसा, ये किथों दा इंसाफ है? नहीं तो इंटरनेशनलाइज करें ना। आप इन स्क्रीन्स के मोहताज क्यों हैं? Why don't you compete in the Canadian market? यस Why not in Dubai? Why not in England, America? फिल्म अच्छी बनाओ, लोग देखने आएंगे। तुम आम से कैमरे पे भी बना दो यार, तुम आम सी टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करो। ऐसी ऐसी फिल्में भी हो गुजरी हैं जो 5-4 लोगों ने मिलकर टेलीफोन कैमरास पे कट्स बनाए, उनको एडिट किया और वो कान में अवार्ड्स ले गई। सनडांस फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड्स ले गई। रॉबर्ट रेडफोर्ड ने उनके ऊपर 2-2 घंटे की तकरीरें की। रॉबर्ट रेडफोर्ड कौन है? इंडिसेंट प्रपोजल वाला, और इंडिसेंट प्रपोजल की एडेप्टेशन थी मेरे पास तुम हो। एंड व्हाट अ गुड एडेप्टेशन इट। 1.5 साल तो तेरे बाजरे की राखी बन रही है, इन्हें की हाल किया सैनमे वाले हैं, थोड़ा जिहा चैन दे दे। सिनेमा लगी नहीं, शोज ही नहीं दिए सर। नहीं लगी तो होगी ना। हाँ जी लगी, लेकिन शो वंड के दिते लक्ष्मी चौक लगी है। अच्छा डायरेक्टर साहब साहब, सैनमे डायरेक्टर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਕਵਾਸ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 3 ਵਜੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਫਿਲਮ ਦਾ, अच्छा जी, 7 ਵਜੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਲਾਤੀ ਕੋਈ 9 ਵਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾ। ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ? ਇੱਕ ਫਿਲਮ 4 ਸ਼ੋਅ ਦਿਓ, ਆਵਾਮ ਆਵੇ। अच्छा यार एक और मशवरा मैं देता हूँ बिजनेस का। ਲਓ ਜੀ ਪਤੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। उन्होंने सैयद ने उन्होंने बुला के कहना बात सुनो, तुम 2 पतीले लो और भाभी सहमा से को अच्छी पालक गोश्त बनाए। और यार बात तो सुन लो, 4 लोग मिलके हाँ जी हर बड़े शहर में तंदूर पाए और पेड़े गिन के दें, एक सिनेमा बनाए सिनेमा के अंदर टिक्कियां बेचे और स्प्लिट लेवल्स हो उसके, 3-3 स्क्रीन हो ऊपर नीचे। यहाँ लाहौर में मौजूद है, ये तजुर्बा कोई ऐसा नया नहीं है जी। और ये आप इनकी मोहताजी छोड़ दें। ये भी एक तरह का IMF है, IMF का चुंगल है। वाह वाह।
ये विशेष सर्कल है। क्या कहने, आप डिस्ट्रीब्यूटर से निकलें, आड़ती के चुंगल से निकलें, डायरेक्ट काम करें। लाइक फ्रैंक लुकास। यस, वैसे मिसाल आपने बुरी दी है, वो ड्रग लॉर्ड था, लेकिन उसने कहा ये जो मिडिल मैन है, उसने उसको एलिमिनेट कर दिया, वो सीधा सोर्स पे पहुंच जाता था। दैट्स हाउ। लेकिन मिसाल आपकी गलत है। साहब आपको मेरा कौन सा फिल्म ज्यादा पसंद आया? पहला फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर। जी। और साहब उसके बाद वाले? उसके बाद वही कुछ हो रहा है जो आपने उस फिल्म में किया था। तो कोई और करके दिखा दे साहब। नहीं, कोई और इसलिए नहीं करके दिखा सकता कि आप एक पढ़े लिखे आदमी, वेरी फ्यू पीपल वुड नो कि ये केमिस्ट्री में ग्रेजुएट हैं और एक जगह पे लैब असिस्टेंट के तौर पे जॉब करते थे। जी साहब। अगर फिल्मों में ना जाते तो आज बहुत बड़े टेक्नीशियन होते, हो सकता है फोरेंसिक्स में कोई अथॉरिटी होते, केमिस्ट होते, कोई केमिस्ट होते। ओए तुम्हें चाहिए था पहली फिल्म के बाद ही ना वापस जॉब पे चले जाते। क्यों? वो तो कामयाब है भाई। कुछ भी नहीं कामयाब, एक ही फिल्म है बस वो पहली जो देखी है। उसमें वेरिएशन नहीं है जी सर। लेकिन उसकी फिल्में एक से एक बढ़कर सुपर डुपर फिल्में भी हैं। आलू वर्जन छाया हुआ है इस वक्त तामल में, इसलिए कि शाहरुख की कोई अच्छी फिल्म नहीं आ, शाहरुख को अच्छी स्टोरी दे दो ना, आज भी सबको घर भेज देगा। सर अच्छी क्या फिल्म आ ही नहीं रही। क्यों नहीं आ रही? नाउ ही हैज लॉस्ट द ट्रस्ट ऑफ हिज व्यूअर्स। ये है असल उसका। वरना एक बात इसी फ्लोर पे भाईजान कहा करते थे कि सर शाहरुख खान का बैनर है, ये जैसे बहुत बड़े बड़े बैनर्स होते थे, यश राज, राम गोपाल वर्मा, आरके फिल्म्स, राज कपूर जी, गुरुदत्त मूवीज, ये खत्म हो गया। सही। वो जो एक दहशत थी ना, अब लोग हिसाब किताब करने लग गए हैं। क्यों? जनरेशन चेंज हो गई है। जी सर। नई जनरेशन यहाँ की, उनके सामने आप बात करें ना कि भाई भुट्टो साहब बहुत बड़े लीडर थे, तो ये जो कहते हैं यार ये क्यों कहते हैं अब भी भुट्टो जिंदा है, वेयर इज ही, उसकी कौन से काम है, लाड़काना में क्या नजर आ रहा है जो भुट्टो, तो दे हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह आपका व्यूअर आपसे सवाल करने लग गया, भाई वेयर इज द बीफ? वो जो तुमने वादा किया था, फिल्म तुम दिखा रहे हो रईस, सर फैन, और फिर दिखा रहे हो फैन, फिर दिखा रहे हो जीरो। ये क्या है? तुम डायसेक्शन फ्रॉग बना रहे हो, हम पे तजुर्बे कर रहे हो, जैसे हिटलर ने किए थे, घोड़ों के इंजेक्शन बंदों को लगाता रहा। एक बड़ा दिलचस्प केस है वेंडीज वर्सेस मैकडोनल्ड्स जी। ये मैं हमेशा मिसाल देता होता हूँ, ये बिजनेस स्टडीज में आपको पढ़ना पड़ता है। वेंडीज जो है ना, ये अमेरिकी वर्जन है जो हमारे यहाँ हार्डीज है, वही रेसिपी, वही स्टाइल, बड़ा जूसी बर्गर, वेरी बिग पैटी, इतना मोटा बीफ का शानदार लोथड़ा और वेरी जूसी, ऊपर 2 अनियंस, उसके ऊपर इंतहाई क्रिस्पी आइसबर्ग, 1 टमाटर एंड लॉट्स ऑफ सॉसेस। अब क्या जब कहने, जब ये तो कैफे चो मिलता। हाँ जी, हमारे कैफे पे भी है, लेकिन उसका लेवल वो नहीं है जो मैं बयान कर रहा हूं। कौन सा खाएं सर? अमेरिकन स्पाइस। साहब मेरे को भूख लग रहा है साहब। हाँ, आप जाएं हमारे कैफे से खाएं। तो साहब वो पैसा मांगता है। वो आप पर्ची ले जाइएगा ना, पूरे महीने के लिए फ्री। क्या कहने, अच्छा मैं भी था पाकिस्तान आया। पता है भाड़ में गया रोल पर्ची बना। तो कहने लगे एक और बर्गर जो है ना, उसने कहा जनाब हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारा बर्गर खा के देखो। तो एक बीबी बैठी होती है, अब ये टीवी कमर्शियल है उसका, वो खा रही होती है, खाते खाते एकदम कहती है इट्स अ गुड बर्गर बट वेयर इज द बीफ? वो मुहावरा बन गया, वेयर इज द बीफ? बीफ इन फैक्ट कंटेंट है। सही। अगर कंटेंट नहीं ना बच्चू, वाह वाह, तो उड़कर दिखा दो। दुनिया की बेहतरीन कास्ट को हमने बुरी तरह पिटते देखा। क्योंकि मूवीज बड़ी हिट हैं, अब जैसे कार्टून्स मूवीज हैं, वहां पे बड़े बड़े स्टार ने अपनी आवाज दी है, डबिंग की है, तो वो हिट हो जाती हैं। मैं बच्चों के साथ बैठ के देखता हूँ, मेरे बच्चे जबरदस्ती मुझे लेके जाते हैं और मैं अब एंजॉय करने लगा हूं। जैसे वो सुशी की आदत पड़ जाती है ना जी। आप इनसाइड आउट देखें सर, एक फिल्म इनसाइड आउट के अंदर वो आपकी 6 सेंसेस हैं तमाम, जो है ना, आपका एंगर, आपकी हैप्पीनेस और जॉय, सर वो आपके दिमाग के अंदर की स्टोरी है। तो आपकी जो फीलिंग्स है ना, आपका एंगर, आपकी हैप्पीनेस, आपकी सैडनेस, किस तरह एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं। क्या फिल्म मस्ट बी गुड। देखे ना, एक स्टेप अहेड है। क्या मक्खी पे मक्खी मारते जा रहे हो यार, आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचो। सर आपने जैसे बात की कि जनरेशन चेंज हो गई, वो क्या मांगती है, जैसे अब हमारे यंगस्टर हैं वो गेम्स खेलते हैं। अब पिछले दिनों ये दिखाया गया कि पबजी के हवाले से बड़ा असर पड़ा दिमाग पे, ब्लू वेल आई, उससे बड़ा असर हुआ। अब ये भी तो हो सकता है कि ऐसी मूवीज बनाई जाएं जहाँ पे गेम्स खेलने का तरीका भी हो
और उसका सही इस्तेमाल भी किस तरह हमने ये करना कोई है। नहीं, सबक आमोज फिल्में बनाने का दौर खत्म। लोग खाम खा 20 करोड़ रुपया खर्च करके पंदो नसाए करते फिर क्या फायदा, क्यों? बहुत शुक्रिया सर, ये बात पिछले कितने अरसे से मैं कह रहा हूं लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा। पैगाम जरूर दो, बहुत अच्छी बात है। नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर रेवेन्यू। ये पीटीवी का काम था, ये सरकारी टेलीविजन हर जगह मौजूद। बीबीसी क्या है, सरकारी है, ये उसका काम है एजुकेट करना। और देखे ना, आपने अच्छी मिसाल दी, पबजी देख देख कर आप कैसे हो सकता है कि आप गैंग्स ऑफ वासेपुर को अब एंजॉय करेंगे, आप सुल्ताना डाकू को, दुल्हन एक रात की, शोले, वो कहानी भाड़ में गई शोले की। आपने कहानी तो देनी है, साथ एक्शन। जब यहां पर गोली लगे ना तो ये भेजा ट्रेन की दीवार के साथ चिपका नजर आना चाहिए मुझे। वो बात यहां खत्म नहीं हुई, देखें आखिरी कतरे तक हाँ जी, वो उसने ऑडियंस का जूस एक्सट्रैक्ट किस तरह किया है। बड़े सफाक डायरेक्टर्स हैं ये काम को इतना मुश्किल कर गए हैं कि अब किसी हमा शुमा के बस का रोग ही नहीं रहा। एंड द केस स्टडी इज बॉलीवुड। फायर लगा, पहला शॉट ये, दूसरा खुश यहां से निकला, तीसरा मास्टर में वो दीवार को लगा। अब यहां बात खत्म हो जानी चाहिए थी, क्लैप आ गई जी, लेकिन वो इतना जालिम है, उसने अब पहले एक शॉट से सामने फ्रंटल से दिखाया कि वो नीचे गिरा। तो ये जो मेन कैमरा है, जो मास्टर है, वो क्लोज करते करते उसके बीसीयू पे आ जाता है। किसके? विक्टिम के। नो, भेजे के। भेजा इज द सब्जेक्ट, नॉट द विक्टिम। वो तो फौत हो गया, फारिग हो गया, लानत भेजो। भेजा इज द सब्जेक्ट। $1 मिलियन शॉट तो ये है, या भेजे के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता कोई एक लिक्विड खून नुमा टक टक ये गिरा, इस पे उसने सीन क्लोज। सेम सिचुएशन डायरेक्टर साहब ने कराई है फिल्म दे सेम। मैं फिल्म शुरू कर रहे हैं, हाँ जी, मगर जिन दिन प्रॉक्स कठी ना हुई। इनका नाम क्या है? जब्बार रिजवी। जरार रिजवी के कुछ लगते हैं? ये उन्होंने साले ने। जरार रिजवी हमारे दोस्त है। तुम्हारे दोस्त का साला। अभी तुम कह रहे थे साला होना कोई बुरी बात नहीं है, क्यों बार बार इसको ग्लोरीफाई कर रहे हो? क्या हौली बोलिया करो ते डॉक्टर साहब तो जो आपस में बहस हो रही होंगी ना, लग रहा अंदर बरतानिया ते उकाड़े की लड़ाई हो रही है। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ये रूबा, खबर है कि रेस्टोरेंट से रोजाना डोनट खरीदने वाला घोड़ा तवज्जो का मरकज बन गया। यार ये कब किया आपने? बल्कि तेन दसिया किन्ने भी डोनट होंदे ने। ओए तू डोंटा लेना भी डायरेक्ट हो गए हैं। ठग तो चलो हो ही चल यार। भाई ये कहाँ का वाकया है, मेरे पीछे पै गए नहीं। फ्लोरिडा का वाकया, एक बुल राइडर है वहां पे, वो रूटीन में जाया करता था डेली कॉफी का मग और डोनट लेने। तो कुछ अर्सा पहले ही फेल इल, तो वो नहीं गया। तो एक दिन घोड़ा उसका पहुंच गया। उन्होंने कहा कि वो किधर है? वो इतना रासिक हो चुका था कि किसी ने पूछा ही नहीं, उसके साथ बांध दिया एक मग कॉफी एंड अ डोनट और साथ बिल भी। वो वापस चला गया। वो इतना खुश हुआ उसका मालिक, उसी वक्त आया, कहते इसने मुझे सेहतमंद कर दिया है, तो लो भाई मैं तुम्हें। उसने कहा नहीं जनाब, ये इतना बड़ा वाकया है, इट इज अ मीडिया इवेंट, तो हम आपको चार्ज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा तू थोड़ी देर और बीमार रहे ताकि घोड़ा रोज आवे ना मीडिया इवेंट, यू नो लाइक दैट। एक दफा होता है, मीडिया का यही मामला, रिपीट नहीं होता। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ तुम्हारी फीकी जुगतें रोज रोज नहीं रिपीट हो सकती। 5 मिनटां जी कातल टाइप तबीयत हो जाती। 2020 का वाकया है, टेक्सास में एक बड़ा शानदार हस्की कुत्ता वो गुम हो जाता है और सीधा पुलिस स्टेशन चला जाता है, और आगे फ्रंट डेस्क के ऊपर टांगे रख के ना तो खड़ा हो गया। तो उसने कहा कि ये जो हरकत कर रहा है ना, ही वांट्स सम काइंड ऑफ हेल्प, सम अटेंशन। वाह। उसी वक्त उन्होंने उसकी तस्वीर इंटरनेट पे दी, उसका मालिक आ गया। ये कुत्ते को कैसे पता चलता था कि ये था ना? ट्रेन किया होगा। यानी समझदार, वहां के कुत्ते भी बड़े समझदार हैं। ये सब कुछ मेरे भाई ट्रेनिंग से आता है। सर आपने एक दफा बताया था ना कि लैब्राडोर जो है वो दोनों की बातें भी सुनता है अगर वो कर रहा हो। मैं तो हैरान होता हूँ, ये आंखों देखा मेरा अपना लैब्राडोर जो है, मेरा ध्यान अपने मेहमान से ज्यादा उसकी तरफ था। रात के वक्त एक गेस्ट आया, तो बातें कर रहा था, तो जितनी देर कन्वर्सेशन होती रही है वो डॉग यूं कर रहा था।
जब मैं बोलता तो मेरी तरफ देखता, वो बोलता तो उसकी तरफ देखता। ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ। सब बड़ा खूबसूरत होता है वैसे ही, क्यूट। क्यूटेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स, खास तौर पे जब छोटा होता है ना। मैं आजकल लगा हूँ तलाश में। लेकिन सर वो आपके पास एक था तो सिर्फ काला, वो बड़े हो जाते हैं फिर, तुम्हारे जितने कद कई फुट के। तुम्हारा कितना कद है? लेकिन सर नहीं, जब बड़े हो जाते तो क्या घर से निकाल दिए जाते हैं? नहीं, घर से निकालते आप, जाओ खुद कमाओ खुद खाओ। ये नहीं। हाँ, वैसे डॉग फूड पे पाबंदी लग चुकी है कुछ अरसा पहले। अब वो क्या खाएंगे? अब देसी पे आना पड़ेगा। ਓਏ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਬੀਅਤ ਹੋਣੀ, ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੁਸ਼ੀ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਇੱਕਦਮ ਕਰੇਲੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। अरे भाई ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਰਾਸੀ ਆ? केले ना खिलाएं उन्हें, छोटा खिलाएं। छोटा सानू नहीं लबन या कुत्तियां ਨੂੰ किथों पा। और ये जो फॉरेन कंट्रीज में पेट रखे होते हैं, ये किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेन करवाए जाते हैं? नहीं, खुद ट्रेन करने पड़ते हैं। इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं लेकिन खुद करते हैं ट्रेनिंग। हमारे यहाँ पिंडी में है, वो डॉग सेंटर है पिंडी का, वो और तरह की ट्रेनिंग है। जैसे वॉर हॉर्सेस होते हैं, हाँ जी, उस तरह का। अब घोड़ों के मामलात बड़े जबरदस्त हैं। घोड़े की ट्रेनिंग, एक फिल्म है वॉर हॉर्स। जी सर, बड़ी लाजवाब कहानी है और बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। घोड़ा भी बहुत ज़हीन और बहुत शानदार जानवर, बहुत बहादुर जानवर। दुनिया में बड़े बड़े मशहूर घोड़े हैं, वो सिफालिया जैसे, जी, सावी जैसे। सावी किसका घोड़ा था? घोड़ी थी एक्चुअली, राय अहमद खान सावी। एक और बहुत मशहूर घोड़ा कोपनहेगन। लॉर्ड वेलिंगटन के घोड़े का क्या नाम? हाँ जी, यही कोपनहेगन, अरे कौन सी? जिसने नेपोलियन को शिकस्त दी थी। 17 घंटे तक बरसरे पैकार रहा ये घोड़ा। और देखो तारीख में नाम है उसका। और घोड़े का कहते हैं जी कि रिफ्लेक्स टाइम बहुत कम होता है लाइटनिंग स्पीड से। अगर घोड़े को खतरे का एहसास हो जाए तो वो 0.3 सेकंड में रिएक्ट करता है, जबकि इंसान जो है 1.6 सेकंड लेता है। पेट एनिमल्स में सबसे ज्यादा मस्कुलर यही है। अदरवाइज जंगली जानवरों में चीता। वॉशिंगटन में एक कस्बा है विल्बर, वॉशिंगटन रियासत नॉर्थ वेस्ट में। विल्बर में एक कानून है कि अगर आप बदसूरत घोड़े पर सवार होकर आ रहे हैं ना तो आपको सजा मिलेगी। देखें, घोड़े के साथ मोहब्बत जो है ना, कि जो बदसूरत है ना उसे बार बरदारी के लिए इस्तेमाल करो, सवारी के लिए नहीं। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਅੰਡਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਮਰੇ, ਕੀ ਸ਼ੌਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸੋਹਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 버ਗਰ ਘੋੜੇ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਮਿਹਨਤੀ ਘੋੜਾ, ਮਸਲ ਬੜੇ ਨੇ। और वो घोड़े की वॉक को एम्पल, ट्रॉट, गैलप, आहिस्ता आहिस्ता वो ਨਡਾਲ ਵਰਗਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੋਲੇ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਵੇਖਣਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਟੱਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। क्यों? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਬਰਪਾ करना। घोड़े से मुतल्लिक सबसे दिलचस्प बात पता क्या? कि एक मुल्क है जहां इंसानों और घोड़ों की तादाद एक बराबर, जितने इंसान उतने घोड़े। वाह वाह वाह। कौन सा? मंगोलिया, क्योंकि मंगोल पैदा ही हॉर्स बैक पे होता है और वो मरता भी हॉर्स बैक पे। दे आर द बेस्ट राइडर्स इन द वर्ल्ड। 3.1 मिलियन घोड़े हैं, 3.2 मिलियन इंसान। लेकिन सबसे ज्यादा घोड़े अमेरिका में हैं, जी, 95 लाख। घोड़े का लफ्ज कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? घोड़ा, लबलबी को भी कहते हैं, ट्रिगर को। लबलबी क्या होता है? लबलबी, ट्रिगर सुना, ट्रिगर को लबलबी कहते हैं। आप तो चूंकि सेंट्रल लंदन में रहते हैं इसलिए। सर लबलबी उर्दू में अगर कहते हैं सर, मैंने तब भी नहीं सुना। तो लुबलुबा हम अपने पैंक्रियास को कहते हैं। वो लबलबा होता है, लेकिन लबलबी आपने तब पढ़ा हो ना अगर उर्दू पढ़ने की नसीबे दुश्मना आपको आदत पड़ जाए। सर हमने उर्दू पढ़ी है, पर लबलबी क्यों है? आपने जितनी को उर्दू पढ़ी है वो बस ऐसी है जितनी को मैंने फ्रेंच पढ़ी है। मैं दोवें थे आगे सुने नहीं है, लबलबा लबलबी है जो लबलबी। क्यों जी, आपने लबलबी सुना ना? मैंने लबलबा सुना है, लबलबी नहीं। अब बताएं, अब आप बताएं सर। आप यहाँ वाहिद उर्दू दान है। शायद इसलिए कि मैंने बहुत ज्यादा क्राइम स्टोरीज, जासूसी कहानियां पढ़ी हैं। नहीं, मैनू भी 7 साल हो गए, मैं आज पहले दिन सुना। सर मैंने सुना है जी, देखा ना, ये लबलबी भी है और लिबलबी भी है। ज्यादा मुस्तामल लबलबी है, जैसे लबलबा इसी तरह, लेकिन लुगत में लिबलबी भी है, बल्कि मेन लफ्ज जेर वाला है, मुस्तामिल ज्यादा लबलबी है। मैं तेरे लबलबी शहर में
ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, यार ना करो प्लीज। हमको आवाज दे, मुझको आवाज दे, मैं तेरे लबलबी दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पतिनो हजरात, हमारा सेगमेंट है डिस्कशन और आज हम एक नॉवल डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा नॉवल, एक शोरा आफाक नॉवल, एक ऐसा नॉवल जिसने चार्ल्स डिकेंस को हमेशा हमेशा के लिए दुनिया अदब में इमॉर्टलाइज कर दिया। नॉवल का नाम है अ टेल ऑफ टू सिटीज। वाह। ये नॉवल इनकलाब फ्रांस के बैकड्रॉप पे लिखा गया। इंतहाई शानदार कहानी, इंतहाई खूबसूरत अंदाज है। चीज़ को एक्सप्लेन करने, मंजर निगारी करने में चार्ल्स डिकेंस बाकायदा बदनाम ज़माना राइटर समझा जाता है। तो एक छोटी सी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए 6-6, 7-7, 10-10 सफ़े भी लगा देता है। उस दौर में वेले लोग थे, बहुत इन्जॉय करते थे और उन्हें हमेशा एक फ़िक्र खाई जाती थी कि नावल पीछे कितना रह गया, ये ख़त्म तो नहीं हो गया। और ख़त्म हो जाता तो फिर इंतज़ार किया करते थे कि खुदारा जल्दी लिखिए, और इससे बेनियाज कि उसकी कहानी पहले के लेवल की है या नहीं है, उसी मज़े, उसी तुझको एहतशाम से देखा करते। इस सीन को इतना एग्जैक्ट पोर्ट्रे किया जाता था कि आपकी ऑब्जर्वेशन भी वैसी नहीं होती अपनी। जी यकीनन। और इसकी 200 मिलियन कॉपीज अब तक बिक चुकी हैं। 20 करोड़ कॉपीज पूरी दुनिया से। जी जी, लातादाद लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुआ। और मुझे फ़ख्र है कि गवर्नमेंट कॉलेज में आते ही जो पहला चंक किताबों का, मैंने पहली बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुली डुली शॉपिंग किताबों की थी, उसमें एक किताब ये भी थी। वाह। अ टेल ऑफ टू सिटीज, टेस्ट ऑफ द डर्बरवेल्स, अमीर अली की स्पिरिट ऑफ इस्लाम। मुझे यूज्ड बुक्स में से भी एकदम, ये मैंने नई खरीदी थी। अच्छा जी। और यूज्ड बुक्स में मुझे पेंगुइन की 2-3 बड़ी अच्छी किताबें मिल गई। ले मिज़राबल भी सर इसी में खरीदी थी आपने? ले मिज़राबल्स बाद वो इससे बड़ा नावल है। बैकड्रॉप मोर और लेस वही है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि उसके अंदर कहानियत का रब्त एक लम्हे के लिए भी नहीं टूटता। अच्छा जी, डिकेंस के नॉवेल्स हैं ऑलिवर ट्विस्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, बड़ा कमाल का नॉवल जी सर, अजीब व गरीब। इसमें जो का कैरेक्टर है बड़ा ज़ोरदार कैरेक्टर है। फिर है डेविड कॉपरफील्ड, लेकिन उसका मास्टरपीस वो है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, अ टेल ऑफ टू सिटीज। ये 2 शहर हैं, पेरिस और लंदन इन्वॉल्व हैं इसमें। और इसमें एक अंग्रेज फैमिली है। एक इसका कैरेक्टर है लूसी, शी इज़ द मेन कैरेक्टर, हेरोइन है। उसका बाप है डॉक्टर माने, जिसको मानेत भी पढ़ने की कोशिश करते हैं लोग। फिर एक कैरेक्टर है चार्ल्स डार्ने, जो इसका मेन कैरेक्टर है, एक तरह से यूं समझ लीजिए कि हीरो है। और सिडनी कार्टन इसका अनसंग हीरो है। यानी इसकी खूबसूरती है, इसमें हीरो भी है और अनसंग हीरो भी। उधर हम जाएंगे कि वो क्या है और क्या नहीं जब मैं इसकी डिटेल दूंगा। इसमें 2 कैरेक्टर्स और हैं जो मुलाजमीन हैं। आपको वन लाइनर में इंतहाई इख्तिसार से समझा दूं। लूसी को इत्तला मिलती है कि तुम्हारा बाप जो पेरिस के किले बास्तील में, बास्तील बहुत बड़ा कला और बास्तील का कैद खाना, लातादाद कहानियों का, लातादाद नॉवेल्स का, विक्टर ह्यूगो के यहाँ भी वही है, अलेक्जेंडर डूमा ने उसका तज़किरा कर रखा है, मॉपसा ने उसका जिक्र कर रखा है, फ्लाबेयर ने कर रखा है, हत्ता कि वॉल्टेयर ने भी। वॉल्टेयर तो चूंकि उसी दौर का जम्पल था, उसने भी उसका तज़किरा कर रखा है। यानी एक बड़ी सेलिब्रेटेड सी खौफनाक जगह है। और इनकलाब फ्रांस में इसके ऊपर धावा भी बोला था। इनकलाब फ्रांस में इसको तोड़ दिया गया था और उसके अंदर जो कैद खाना है असल जगह वो थी जिसमें टॉर्चर सेल्स थे। जैसे टावर ऑफ लंदन है ना, उसी तरह इसकी भी बड़ी अहमियत है। कि लूसी को इत्तला मिलती है कि तुम्हारा वालिद फ्रांस में कैद था, वो रिहा हो गया, लेकिन वो दिमागी तौर पे हिला हुआ है, उसका कोई पता नहीं कि वो कहाँ है और कहाँ नहीं। और एक डफार्ज नामी एक आदमी उसकी तीमारदारी कर रहा है, उसकी बीवी भी साथ है। ये पेरिस जाती है और बाप को लंदन ले आती है। उसका इलाज होता है
फिर पेरिस ये वापस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक दोस्त, बहुत अच्छा फैमिली फ्रेंड होता है इनका, चार्ल्स डार्ने। वो बड़ा हैंडसम यंग नौजवान हीरो है इस कहानी का। उस पर जासूसी का इल्ज़ाम लगता है, और आपको पता है कि फ्रांस और बरतानिया की आपस में इस कदर शदीद राइवलरी थी, उस पर जासूसी का इल्ज़ाम लगता है। ये जाता है और लूसी भी जाती है, पहला कोर्ट रूम सिलसिला शुरू होता है। तो यहाँ पर इसका वकील सिडनी कार्टन बहुत अच्छे दलाइल देकर कन्विंस करता है ये बेकसूर है, और ये रिहा हो जाता है। ये दोनों एट अ टाइम लूसी के ऊपर फरेफ्ता हो जाते हैं, और शदीद इश्क में मुब्तला हो जाता है सिडनी कार्टन जो लॉयर है इसका। ये डार्ने अब अशराफिया का एक बड़ा आइकॉन है, उस दौर की अशराफिया जो इंतहाई काबिल नफरत थी, लेकिन डार्ने बड़ा शानदार आदमी होता है। जब सिडनी को पता चलता है कि लूसी, जिसका हुसूल मेरे लिए बहुत आसान था, अब डार्ने के आ जाने से मुझसे दूर होती जा रही, क्योंकि लूसी वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन डार्ने। डार्ने के अंदर एक अपना एक शशका था, एक अपना चार्म था, और अब कार्टन बड़ा दुखी होता है, इस कदर दुखी होता है कि फरते गम से ज़हनी तवाज़ुन खो देता है। मतलब अपने आप को बर्बाद कर लेना ना, नशा, शराब, और ये लोग वो हैं बदनसीब जो एंड ऑफ द वर्ल्ड किसी इंसान को समझ बैठते हैं। अब सिडनी को एक साइड पे कर दें, सिडनी की एंट्री बाद में होगी। एंड उस वक्त इनकलाब बर्पा हो जाता है। अब इस इनकलाब में और डॉक्टर जवागो के इनकलाब में बेपनाह मुमासलत है। यूं समझिए कि जिक्सा पजल की तरह ये फिट इन होती है पिक्चर, एक तस्वीर दूसरी तस्वीर में, पिक्चर इन पिक्चर, क्योंकि वो भी एक क्लास के अगेंस्ट इनकलाब था और खालिस इक्तसादी नौयत का, माशी नौयत का, क्लास स्ट्रगल का इनकलाब था। तो इनकलाबियों ने गिन गिन कर बदले लिए, अशराफिया को तह तेग किया, तह गिलोटीन किया और अपना कैथारसिस किया। अब इसमें ये जो दफार्ज है जी सर और उसकी बीवी, ये अपने अयाम गुर्बत को याद करते हैं कि जनाब हमारे साथ तो बड़ा जुल्म किया इन सब। और ये सारे, डार्ने भी उनमें से एक था, क्योंकि डार्ने का ताल्लुक अशराफिया से, खालिस अशराफिया से, तो वो भी खूब बदले लेते हैं, शिकायतें करते हैं, उनकी मुखबरियाँ करते हैं। डार्ने का यही बहुत बड़ा कसूर होता है कि वो एक इंग्लिश फैमिली के साथ बड़ा शीरो शक्कर था। उसका ये गुनाह ही काफ़ी था उसे कत्ल करने के लिए। ट्रायल होता है तो इस दफ़ा सिडनी कार्टन नहीं होता उसे बचाने के लिए, उसे सजाए मौत हो जाती है। एक बड़ी बारीक बात जो मैंने जानबूझ के आगाज़ में नहीं बताई कि सिडनी कार्टन और चार्ल्स डार्ने हम शक्ल होते हैं, बिल्कुल एक जैसे, जिस पे वो बहुत दुखी होता है, यार मैं उससे ज़्यादा हैंडसम हूँ, मैं उससे ज़्यादा टॉकेटिव हूँ, मैं उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मर हूँ, मेरी मेहनत से, कोशिशों से वो बचा कम वक्त, वो सिर्फ इसलिए कि अशराफिया को उसमें रख रखा हुआ है, यूँ ओवर द शोल्डर देखने का उसका वो स्टाइल है। तो लूसी किस पे मरमिटी है जिस पर वो डीरेल हो जाता है। तो लेकिन लूसी के साथ उसका इश्क इंटैक्ट होता है। वो देखता है कि मेरी महबूबा यानी लूसी जी सर बीवी बन चुकी है डार्ने की और उसकी बच्ची की माँ भी है, तो मेरी मोहब्बत का तकाजा है कि मैं फिर उसको बचाऊं। वो उसको फिर, क्योंकि मैं वकील हूँ, तो वो उसके पास जाता है काउंसलिंग के लिए। उसे समझाता है कि तुम एक कामयाब आदमी हो, तुम्हारे आगे ज़िंदगी बहुत लंबी चौड़ी है और तुम लूसी के शौहर हो। तुम्हारे सीवी में ये बात इतनी अहम है कि जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। फिर तुम्हारी एक बच्ची भी है, तुम्हारी सोशल जिम्मेदारियां हैं। मैं तो एक नाकाम ज़माना शख्स हूँ, अपने कपड़े ला मुझे दे, मेरे पहन और बाहर निकल। दिस इज द क्लास ऑफ चार्ल्स डिकेंस। वाह, बहुत अच्छे। चार्ल्स डिकेंस ऐसे ही नहीं एक बहुत बड़ा कहानी नवीस बन गया। देखे ना कहानी ने कैसा पलटा खाया। अब लोग समझते हैं कि हीरो डार्ने हैं, बहुत से लोग, क्योंकि उसका स्टाइल बड़ा कातिल है, बड़ा होशरुबा है, लेकिन इट इज नॉट द स्टाइल दैट मेक्स यू अ हीरो, योर डीड्स मेक यू अ हीरो फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पर्सन। चार्ल्स डिकेंस का बचपन बहुत सख्त गुजरा। जी जी, उसका वालिद बेचारा बचपन में ही कैद हो गया और मर गया बहुत जल्दी।
और 12 साल की उम्र में इसको एक फैक्ट्री में जूते बनाने का, पॉलिश बनाने वाली फैक्ट्री में मुलाजमत करनी पड़ी। जी जी। इसकी कहानियों में जो गरीबों को जो मुश्किलात पेश आती हैं उनका बहुत बहुत एहसास है, बहुत इदराक है उसका एक्सप्रेशन है। जी जी। जैसे बब्बू हमें बागड़ियां के किस्से नहीं सुनाता जी, उसकी हड्ड बीती है, वो स्ट्रगल में से होके आया है और बड़ा कुछ जानता है। चार्ल्स डिकन को कहा जाता है कि ये अंग्रेजी का पहला ब्लॉकबस्टर नॉवेलिस्ट है। इसमें कोई शक नहीं। देखे ना डेविड कॉपरफील्ड के जो कैरेक्टर्स हैं, गरीब बच्चे हैं, जो फकीर बच्चे हैं, जो गदागरी जो करते हैं, जो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का जो कैरेक्टर है, ये इन सारी चीज़ों में मुमासलत है क्योंकि उसके अंदर का, जिससे मारियो प्यूजो के अंदर से माफिया नहीं ना गया, इसी तरह ही ये सारा से। और देखिए कि जब कहते हैं साहिब तर्ज, जी सर, साहिब तर्ज शायर होता है, लेकिन साहिब तर्ज कहानी नवीस भी होते हैं। शेक्सपियर की एक एक कहानी से मेरा ख्याल है 5-5 हज़ार कहानियां निकली। बिल्कुल सर, ऐसे ही। और इस कहानी से एक नॉवल निकला जो मुझे उस वक्त तक नहीं पता था, द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा। पाकिस्तान में इसकी एडेप्टेशन बनी महल के नाम से। मोहम्मद अली, ज़ेबा एंड गजाला, मोहम्मद अली का डबल रोल था इसमें। एक और फिल्म इत्तफाक से देखिए, उसमें भी मोहम्मद अली का डबल रोल था और वो तो एग्जैक्टली यही थी। ये जो जैसे बास्तिल है ना, बास्तिल जैसी ही एक काल कोठड़ी होती है जिसमें एक भाई को डाला होता है क्योंकि उसने शहनशाह अकबर की शान में गुस्ताखी की होती है। वो इतना बड़ा गायक होता है, ये दोनों भाई बहुत बड़े गायक होते हैं। फिल्म है नदिया के पार, बहुत खूबसूरत फिल्म थी, इसमें कोई शक नहीं। बहुत अच्छी डिपिक्शन थी उस दौर की। बदकिस्मती के मिजाज देखे बगैर मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने ये फिल्म बना दी। मिजाज नहीं था उस दौर की ऑडियंस का ये देखने। कलर फिल्म थी, बहुत अच्छी, नदिया के पार। तो फ्लॉप हुई, लेकिन मैंने उसको पसंद किया था उसे जब देखा, क्योंकि मेरे पर्सपेक्टिव में ये नॉवल था कि वो गुस्ताखी करता है बादशाह के आगे। तुम क्या हो, तुम की है, तुम्हें क्या पता मौसीकी का, ये जो तुमने ऐसे अपने 9 रत्न पाले हुए हैं, जो तुम्हें कह देते हैं वो ठीक है। उसने कहा जी इसको तह तेज कर दो। अब सुबह उसके सर पे कुल्हाड़ा चलना था, तो उसका बड़ा भाई जो बिल्कुल उसका हम शक्ल है, फर्क सिर्फ मूंछों का है, वो जाके अपने छोटे भाई, क्योंकि छोटा भाई ज़रा तेज़ तबीयत का होता है, उसको मार के ना बेहोश कर देता है और ये आखिरी मुलाकात के लिए जाता है। तो उसका वो मूछे अपना वो चेंज कर लेता होलिया। तो कहता है मेरा भाई फरते गम से बेहोश हो गया, इसे पकड़ो, और ख़ुद निकल जाता है। अब जब उसको होश आती है ये क्या हुआ मेरे साथ, मेरा भाई किधर है, वो तो तुम्हें मिलने गया था, उसको फिर समझ आती है। वो जब पूरी रफ्तार से भागता है ना, और बादशाह के दरबार एन उस वक्त कुल्हाड़ा चल रहा होता है। अच्छा जी, वापस कहानी को कंक्लूड कर लें। जी जी, कहानी तो कंक्लूड हो चुकी है, ये गुफ्तगू कंक्लूड होने वाली है कि जो फोकस है वो इस बात पे है, जैसे होता है ना सैलाब की तबाहकारियां। जी, मैं समझता हूं एक जवाब मजमून बच्चों को यह भी लिखना चाहिए, इनकलाब की तबाहकारियां। आप रिश्ते गंवा देते हैं, सबसे बड़ा नुकसान ह्यूमन रिलेशंस। जी, आप जिंदगी हार देते हैं, बड़े बड़े बिजनेस बर्बाद हो जाते हैं। तो इनकलाब, खास तौर पर ये जो खूनी इनकलाब होते हैं, जी सर, ये एक सरजमीन क्रिएट करते हैं, जी सर, एक सॉइल क्रिएट करते हैं जिसमें नफरत के बीज बोए जाते हैं और खून से उनकी आबियारी होती है। जी सर, जनरेशंस तक चल और जो फसल कटती है फिर वो पॉइजन आइवी बन जाती है, पॉइजन आइवी। पतिन हज़रात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। पतिन हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म बहिश्त से लिया है। नहायत खूबसूरत लिरिक्स हैं रियाज शाहिद के, और उससे भी शानदार कंपोजिशन रशीद अत्रे की। गाया मैडम नूर जहां और मेहदी हसन खान ने। पेश करने जा रही हैं उकाशा गुल, और साथ देंगे अजहर रंगीला। है रात रात भर के काटे न क्यों खुशी से, ये रात कर्ज हमने मांगी है जिंदगी से, है रात रात भर की। दे साथ तू भी मेरा, होने ना दे सवेरा,
सोना, ये फुर्सतें न खोना, ऐ दिल अभी न सोना, ये फुर्सतें न खोना, होगा है जो भी होना, क्यों फिक्र है अभी से, है रात रात भर की। खतरा नहीं किसी से, है रात रात भर की। प्यार की बहारें, किरणों की ये पुआरें, ये प्यार की बहारें, किरणों की ये पुआरें, वक्त को सवारे, उल्फत की ताजगी से, है रात रात भर की, काटे न क्यों खुशी से, ये रात कर्ज हमने मांगी है जिंदगी से, है रात रात भर की। ब्रावी ब्रावी।